गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। ट्रंप के मुताबिक दोनों पक्ष एक समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं और डील पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। फ्रांस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट आंशिक रूप से खुल चुका है और जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शुक्रवार तक ये अहम समुद्री मार्ग पूरी तरह सामान्य हो सकता है। ट्रंप के अनुसार इस घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां तेल की कीमतों में नरमी और शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर सहमति बनी है। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है और इसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही तेजी से बढ़ेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग का खुलना न केवल अमेरिका और ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है। फिलहाल दुनिया की निगाहें शुक्रवार को होने वाले संभावित औपचारिक समझौते और उसके बाद क्षेत्र में बनने वाले नए समीकरणों पर टिकी हुई है। इन सब के बीच जब डील होने के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है। डील होने के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे, बातचीत बिगड़ने पर पुराने अंजाम की चेतावनी भी दे दी है। डील से हटे तो वहीं जाएंगे जहां से शुरू किया था, ये ट्रंप ने कहा। डील का मतलब ये नहीं कि अपराध माफ कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता करने की तरफ इशारा दिया है, पॉजिटिव रुख अख्तियार किया है, लेकिन साथ साथ धमका भी दिया है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बातचीत बिगड़ी तो पुराने अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर डील से हटे तो वहीं जाओगे जहां से शुरू किया था। डील का मतलब ये नहीं कि अपराध माफ कर दिया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि हमने जो ईरान से समझौता किया है वो दुनिया के लिए बहुत सफलता वाला है, क्योंकि तेल वास्तव में कुछ समय के लिए जल डमरू मध्य में जमा हो गया था। उन्होंने कहा कि आपकी मदद के लिए आपको फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि शायद कुछ किया जा सकता है, सभी तैयार हैं। और वहीं यूएसए समझौते के बाद ईरान की चेतावनी भी सामने आई है। एमओयू का मतलब अपराधों को माफी नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का स्टेटमेंट, डील अपनी जगह है, गुनाह माफ नहीं होंगे, ये ईरान ने कहा। अब देखिए, एक तरफ डील की बात हो रही है, समझौते की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये धमकाने का जो सिलसिला है ये नहीं थम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं कि डील अपनी जगह, गुनाह माफ नहीं होंगे। ईरान भी पीछे नहीं है, अपने स्टैंड पर कायम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कह दिया है कि डील अपनी जगह है, गुनाह माफ नहीं होंगे। जाहिर है उनके हिसाब से अमेरिका के गुनाह अपनी जगह है, अलग एक फेहरिस्त है, एक अलग सूची है, और जो ईरान ने अब तक किया है वो ईरान के गुनाह है। तो अपने आप को पाक साफ दिखाने की और दूसरे को दोषी बताने की जो ये कोशिश है ये जारी है। अब क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स का इंपैक्ट होगा डील पर, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये एटीट्यूड पिछली दफा भी जब फर्स्ट फेज की बातचीत हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये डील के विरुद्ध जाता हुआ नजर आ रहा था। बहरहाल मेरे साथ तमाम मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं और मेरे कुलीग नासिर खान भी जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार हमारे साथ है, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। रितेंद्र माथुर हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं नासिर के साथ। नासिर, डील अपनी जगह है और धमकाने की कोशिश, एक बार सिलसिला कहेंगे, वो अपनी जगह। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील अपनी जगह, गुनाह माफ नहीं करें, और अगर डील नहीं होती, अगर बात नहीं मानता ईरान, तो फिर से अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अब ईरान ने भी कह दिया है कि भाई डील अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका के गुनाह माफ कर देंगे।
अब क्या ये दोबारा से स्थिति को दोहराने के मूड में है क्या? फर्स्ट फेज में भी हमने देखा था, फर्स्ट फेज की बातचीत हुई, उसके बाद धमका रहे एक दूसरे को, और फिर सेकंड फेज की बातचीत होने में इतना लंबा वक्त लग गया। देखिए मोनिका, बिल्कुल फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की जो बातचीत में इसमें आसमान जमीन का अंतर है। पहला फेज जो है उसमें पहले ही अटकलें लगाई जाती थी कि बातचीत फेल जो है वो हो सकती है, क्योंकि उस टाइम हमने देखा अमेरिका भी और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है गुस्से में थे और ईरान भी जो है पूरा गुस्से में था। तब जो सिचुएशन थी वो कुछ और है, लेकिन आज अगर सिचुएशन देखिए, आज सिचुएशन कुछ और है। लेकिन आज भी अगर देखा जाएगा दोनों तरफ से जो है धमकियों का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है। लेकिन इस बार ये देखना जरूरी है कि इस बार जो डील हुई उसमें पहले भी ईरान जो है उन्होंने अनुमति जताई और डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है पहले अनुमति जताई कि दोनों जो है विलिंग है, दोनों साइन जो है करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने केसेस इसमें देखे, तब डोनाल्ड ट्रंप खाली जो है स्टेटमेंट दे रहा था, लेकिन उस पे ईरान जो है विलिंग देखने को नहीं मिला। ईरान की अनुमति कहीं देखने को नहीं मिली। लेकिन आज अगर देखा जाएगा, आज जो भी स्टेटमेंट सामने आई डील को लेकर, पीसफुल टॉक उसको लेकर, उस पे ईरान से शाना बशाना डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखने को मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर डील से हटिए, ये वही बात है कि अगर डील से हटे तो आप वहीं के वहीं पहुंचोगे, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस पे है जिसपे ईरान भी विलिंग है, तो ईरान ने सहमति जताई है और अमेरिका ने भी सहमति जताई है। अब ये बातें जो ये कही जा रही है दोनों तरफ से, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन इसमें होगी, मुमकिन है कि उसमें कहीं डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हुए नजर तो नहीं आएंगे या ईरान पीछे नजर हटते हुए नहीं आएंगे। देखिए, एक बार डील हो गई, एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया, इस बार ही जो जो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन माने, उसके बाद जो है इन बातों का कोई वैल्यू है नहीं। ये बातें तो है बातों की तरह ही इनको लिया जाएगा। जैसे इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को लिया जाएगा, ऐसे ही इन धमकियों को भी लिया जाएगा। हाँ, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर ये देखना बाकी है कि दोनों कंट्री, चाहे ईरान की बात करूं या अमेरिका की, यूएसए की बात करें, तो वो दोनों इन टर्म्स एंड कंडीशन में विलिंग होने चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल लेकर है। नासिर, लेकिन स्टेटमेंट्स की वजह से स्थिति खराब पहले दफा भी हुई थी और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। एक बार जरा एक स्टेटमेंट और डोनाल्ड ट्रंप का बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, ईरान को हर्जाना देने की खबर झूठी है, ये ट्रंप ने कहा, फेक न्यूज है ये। $300 मिलियन दिए जाने की चर्चा थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मेरे विरोधी इस तरह की खबर फैला रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की सत्यता नहीं है, किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, ये खबर पूर्णतः झूठी है। देवनाथ जी, अब मुझे लगता है ये फेक न्यूज का सिलसिला जो है और ज्यादा बढ़ेगा, और इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है? ईरान को कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर ये $300 मिलियन ये जो एक आंकड़ा रखा गया है, ये पैसा नहीं दे रहे? हाँ मोनिका जी, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अपनी जेब से एक भी डॉलर एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना चाहेंगे। अगर हम इनका एक पैरेलल देखें, जब इन्होंने गजा पीस प्लान बनाया था तो इन्होंने कहा कि $60 बिलियन खर्च किया जाएगा, और उन्होंने गजा पीस प्लान का जो चेयरमैन है वो खुद को आजीवन नियुक्त कर दिया, और वहां पर उन्होंने गल्फ कंट्रीज के जेब से वो $60 बिलियन निकालने की कोशिश की। उन्होंने सारे दुनिया के देशों को इनवाइट किया कि आके गजा का पीस प्लान ज्वाइन करो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो वहां रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, गजा पीस प्लान में पाकिस्तान को भी इनवाइट कर लिया, लेकिन शर्त थी कि जो भी कंट्री ज्वाइन करना चाहता है, पाकिस्तान भी, उनको एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा $1 बिलियन का। ये उनकी मानसिकता दिखाता है। देखिए, टिपिकल बिजनेसमैन है, काम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन छुप छुप के दिली तमन्ना है कि काम जब हो तो अमेरिकन कंपनीज काम करें, यानी उनके खुद के ही जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी कंपनियों को काम मिले। लेकिन पैसा कौन लगाएगा? मोनिका जी, आजकल एक बिजनेस मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है पिछले 10 साल से कि पैसा आप दूसरों से लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब वो कहते हैं कि $300 बिलियन लगाया जाएगा, जाहिर बात है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं लगाऊंगा। उनके दिल में तमन्ना है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ये $300 बिलियन दें, चाहे ग्रांट दें, चाहे सहायता समझ के दें, चाहे लोन दें, लेकिन ये $300 बिलियन देने का खतरा कौन उठाए? गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज कर भी देंगी,
दबाव में आकर। और उसके बाद कंपनियों को किनको घुसाया जाएगा? अमेरिकन कंपनीज होंगी। लेकिन जब तक गल्फ कंट्रीज दबाव में आके ये $300 बिलियन पंप इन नहीं करती हैं, तब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों को बोलते रहेंगे कि ये मेरा पीस प्लान नहीं था, ये तो विरोधियों ने अफवाह फैला दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि उभय पक्ष एक दूसरे को धमकाना बंद करे, उभय पक्ष एक दूसरे को थोड़ा यकीन करना शुरू करे। हाँ। अभी एक ही मुद्दा है अभी प्रेजेंटली, वो पॉजिटिव मुद्दा है और करना है, चाहे हाँ। अमेरिका को करना है, चाहे ईरान को करना है, चाहे अलग अलग करें, चाहे मिलकर करें, और वो मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलना है। इससे दुनिया में जो देवनाथ जी, इसमें भी एक विरोधाभास नजर ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब टोल नहीं वसूला जाएगा, फ्रीवे होगा, जबकि अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान का कहना है कि अब इस पर ईरान का एकाधिकार होगा। इसमें भी विरोधाभास है। मुझे लग रहा है ये विरोधाभास की वजह से फिर से तो स्ट्रेट बंद नहीं कर देंगे ये। देखो मोनिका, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का डिक्लेरेशन हो चुका है, दुनिया भर में खुशी का माहौल है, सारे जो ट्रेड इंडस्ट्री फाइनेंसियर्स हैं बहुत खुश हैं, लाखों बिलियन डॉलर से इधर उधर मूव कर रहे हैं, शेयर मार्केट उछाल पर है, कच्चे तेल की कीमत $80 पर बैरल से नीचे की तरफ स्टेबलाइज हो रहा है। ऐसे में ईरान अगर टोल टैक्स लेता भी है, जो कि वो लेगा, ये बहुत छोटी बात है। मतलब मैं इसका ये नहीं कह रहा हूं कि सही है या गलत है, लेकिन फाइनेंशियल जो इफेक्ट है वो एक बैरल पर मैच 50 सेंट है। देखो मोनिका, एक जो तेल का टैंकर होता है आजकल, वो 2 मिलियन बैरल लेके चलता है। तो उस पर अगर $1 मिलियन का टोल टैक्स लेता है तो एक बैरल पर कितना हुआ टोल टैक्स? 50 सेंट, आधा डॉलर। दुनिया भर के देश, भारत भी देने के लिए तैयार है, बशर्ते वहां से कच्चा तेल और गैस आना शुरू हो जाए। राइट। जब हम देखते हैं कि तेल की कीमत आज $15 ऊपर चली गई, कल $25 ऊपर चली गई, 2 महीने में ये $60 से कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $115 तक चली गई थी। ऐसे में 50 सेंट मोनिका कुछ भी नहीं है। ये टैंकर्स के मालिक हैं, तेल कंपनियों के मालिक हैं, या भारत में भी जो तेल कंपनियां कच्चा तेल इंपोर्ट करती हैं, सरकारी या नॉन सरकारी, वो खुशी के मारे 50 सेंट यानी आधा डॉलर पर बैरल देने के लिए तैयार हैं। ये कोई बिग डील नहीं है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को जरूर लग रहा था कि एकाधिकार नहीं जमा सकता है यहाँ पर ईरान। बहरहाल एक अपडेट और जरा बता दें, लेबनान विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट। लेबनान विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, हम लेबनान का मसला सुलझाना चाहते हैं, मामला सुलझाना चाहते हैं, विवाद खत्म करने के लिए हमने कदम बढ़ाया है, लेबनान मुद्दे पर बातचीत से हल निकालेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। माथुर साहब, लेबनान का मामला सुलझाना चाहते, दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने जो बात की ईरान से वो अपनी जगह है, हमें इंक्लूड ना करें, हम अपना देख लेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो इस समय जो प्रॉक्सीज उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह है, कुछ हमास के थोड़े बहुत बचे हुए लोग हैं और कुछ दूसरे लोग हैं, ये सब इजराइल को तंग कर रहा था। इजराइल जब परेशान हो रहा है तो अपने लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, उसके घर का आंतरिक मामला हो जाता है ना, तो उसको लड़ना ही पड़ेगा। ये जो गारंटी दे रहे हैं कि इजराइल की तरफ से भी अटैक नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, इस गारंटी का फिर क्या औचित्य है? नहीं नहीं नहीं, वो गारंटी नहीं दे सकते ऐसी। इजराइल उनकी बात को नहीं मानेगा, उनकी तरफ से गारंटी वो खुद ही अपनी तरफ से बोल रहे होंगे, जैसा बोल देते हैं कुछ भी। तो ऐसे में इजराइल उनकी इस बात को नहीं मानने वाला, उसने कह दिया हम कोई गुलाम नहीं है उसके, अमेरिका की बात माने, ऐसा खुद नेतन्याहू ने साफ बोल दिया है, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, हमारा अपनी लड़ाई चलती रहेगी। वो बात तो सही है कि जब बैटलफील्ड में वो खड़े सामने, उनको मारेगा तो हाथ थोड़ी बांध के रखेंगे वो लोग, कोई वो लड़ेंगे। अच्छा, इसमें जो एक बात और समझने वाली आती है कि ये सारी जो झगड़ा चल रहा है, इसमें जो ईरान है अपनी तरफ से एक बात नहीं कर रहा है, वो खाली हार्मोस में तुमने विवाद खड़ा किया है, हार्मोस तुम खाली कर रहे हो तो अच्छी बात है। जैसे भारत का एक जहाज चलाया, वहां से एक दिशा नाम का भारत का जहाज है, वो वहां से पास आउट हुआ, जिसमें LNG था, और वो 62,000 LNG लेकर भारत आ रहा है, तो उसको टोल विदाउट टोल निकाला गया है, और कुछ जहाजों को वो एड फ्रेंडली रिलेशनशिप में निकाल रहे हैं।
अच्छा कल ये टोल टैक्स लेंगे या क्या करेंगे इनके ऊपर निर्भर करता है, और जब लेंगे तो विवाद खड़ा होगा तो फिर उसका उस ढंग से हल निकाला जाएगा। इसलिए सारा सारा एग्रीमेंट सिर्फ 60 डेज तक का है। अच्छा एमओयू जो भी होता है वो कोई कानून नहीं होता है, तो कि लागू लागू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप मानो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा है ही अपनी जगह। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरह कह दिया, ईरान ने भी अपनी जगह बोल दिया है। तो ये जो सिचुएशन वहां बन रही है वो इस तरीके की है कि उसको एमिकेबल तो बना रहे हैं पर उसमें कई रिजिडिटी भी है। तो हम अपने चीज पे अड़े रहना चाहते हैं, आप अपना चीज ठीक करो। ईरान कभी भी अपने प्रॉक्सीज को लेकर बात नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी पॉइंट इसमें ही निकलता है। एनरिच यूरेनियम के बारे में तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से कुछ बातचीत की है फोन के ऊपर, क्या बात की है पता नहीं चला है, पर उसके बारे में पता इतना चला है कि उन्होंने कुछ एनरिच यूरेनियम संबंधित बातचीत की है कि इसका जो ईरान का यूरेनियम है वो आप ले लो। तो उसमें वो चल रहा, वो कुछ बातचीत उनकी ढंग से हुई। इसमें जेलेंस्की का मुद्दा भी निकला होगा, तो जेलेंस्की से भी कुछ बातचीत हुई है। पर यहाँ कहीं भी ईरान एक शब्द नहीं बोल पा रहा है तो उसके प्रॉक्सीज, उसके दुनिया में सारे प्रॉक्सीज उसी के ही हैं। वर्ल्ड में कम से कम 13 तो बिल्कुल नामित चिन्हित हैं, और 3 तो अपन जानते ही सारे के सारे रोज चर्चा कर रहे हैं। तो 3 तो बिल्कुल है, हिजबुल्ला है, हमास है, होती है, 3 तो है, बाकी उसके 10 और दूसरे प्रॉक्सीज है। और इनकी समस्या ये है कि ये उनके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनको ये बोलना चाहिए उस संबंध में जी। लेकिन अब ये 14 पॉइंटर्स की बात हो रही है मनोज जी, 14 पॉइंटर्स में इसे भी इंक्लूड किया गया है कि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद होगा, ईरान, लेबनान और बाकी मोर्चों पर भी। इजराइल कन्विंस्ड नहीं है, अमेरिका गारंटी दे रहा है। अब क्या ये बातचीत भी अटक सकती है? ईरान का क्या रुख होगा? ईरान अमेरिका की बातों पर विश्वास कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ये इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा पाएगा कि हिजबुल्ला पर अटैक्स ना हो, तो कैसी बात होगी? क्या बात अटक जाएगी? होप फॉर द बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो समझौता हुआ है और आगे वो बढ़ चुका है तो वो आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड समुदाय जो है, वर्ल्ड कंट्रीज जो है, सभी किसी न किसी रूप में अफेक्टेड थे। तो स्वाभाविक है कि अब जो है फिर स्टैंड स्टिल अवस्था में अब नहीं आएगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूएस पे बहुत ही प्रेशर था और इसराइल और यूएस ने मिल के जो ईरान पे हमला किया था, और डिफरेंट कंट्रीज जो यूएस के जो फ्रेंडली कंट्रीज थे, ईयू थे, नाटो कंट्रीज थे, उनको भी इन्फॉर्म नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया थे। तो स्वाभाविक है कि अब जब समझौता वन साइडेड जो है ट्रंप ने कर ही दिया है तो ऐसा लग रहा है ये आगे बढ़ेगा। जहाँ तक इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइल को ये बात मानना पड़ेगा कि विदाउट अमेरिका इसराइल कुछ नहीं कर सकता है, हाईली डिपेंडेंट है अमेरिका पे। ये बात सही है कि इजराइल लॉबी जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को दबाव देते रहते हैं, उनका बहुत ही वहाँ पे रहता है। लेकिन जिस तरह से वो ट्रंप के सामने एक हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे मिड इलेक्शन है, मिड पोल जो होने वाला है नवंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए वन साइडेड जो है अनाउंसमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ा। और एक ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में ही करना पड़ा, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को वन साइडेड और को करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो अमेरिका को क्या अचीवमेंट हुआ अभी तक, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अमेरिका को कोई खास अचीवमेंट हुआ। क्योंकि शुरू से ही ईरान का ये मानना था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। और जिस तरह से फरवरी 28 को लगभग जो अभी का समझौता है वो उस समय भी हो चुका था, लेकिन इसराइल के दबाव में आकर के अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे। तो ऐसा लग रहा है कि इसराइल को बात मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के बिना इसराइल कुछ नहीं कर सकता है। और इस डील में जिस तरह से ईरान का स्टेटमेंट आ रहा है कि लेबनान भी जो है इस डील का हिस्सा है और इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि ये जो है इसी तरह का डील जो है ये कंटिन्यू रहेगा और इजराइल को पीछे हटना ही पड़ेगा। ठीक है देवनाथ जी, इस पर आपका क्या रुख है? इजराइल पीछे हट जाएगा? क्योंकि अभी तो बहुत अड़ेगे, नेतन्याहू भी कह रहे हैं, इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हम तो अटैक्स करेंगे, और उनकी तो मंशा यही है ना। एक तो ग्रेटर इजराइल का सपना है, दूसरा हिजबुल्ला को उखाड़ फेंकना है। अब अमेरिका ईरान से डील कर रहा है, इसलिए वो इजराइल पर, माफ कीजिएगा, वो फिर उसके बाद हिजबुल्ला पर अटैक ना करे। ये कैसे हो पाएगा? हाँ मोनिका, होगा ऐसे कि अभी फिलहाल ईरान से हिजबुल्ला को हिंट दिया जा रहा है कि वह जो हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर वह ना करे। हाँ, हिजबुल्ला जो है वो
जो आईडीएफ इजराइल की फौज जो लेबनान के अंदर घुसी हुई है जी। उन पर हमले करता है, तो ईरान को ज्यादा कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तब ईरान कहता है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला नहीं किया, हिजबुल्लाह ने सेल्फ डिफेंस में लेबनान को बचाने के लिए उन इजरायली टुकड़ियों पर हमला किया जो कि लेबनान के अंदर है। और ये झुटपुट झड़प चलती रहेगी, क्योंकि नेतन्याहू का अगर हम एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल करें तो वो आर्मी के जनरल रह चुके हैं, खड़ दिमाग हैं, हर चीज का सोल्यूशन बंदूक टैंक तोप से ढूंढते हैं, बातचीत में यकीन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक दम्भ का एलिमेंट है। मोनिका, मैं वैसे आपको बता दूं कि जैसे अगर अमेरिका चाहे, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो इजराइल को महज एक दिन में ही काबू कर सकते हैं। इजराइल जितने भी बॉम्ब्स गिराता है, समझिए 100 बॉम्ब गिराता है किसी पर भी, चाहे गजा में गिराए चाहे हिजबुल्लाह के ऊपर गिराए, वो 100 बॉम्ब्स में से 90 बॉम्ब्स जो हैं हर रोज सप्लाई हो रहे हैं अमेरिका द्वारा इजराइल को। तो अमेरिका को सिर्फ इतना करना है कि ये जो 90 बॉम्ब्स हर रोज, 100 में से जो 90 बॉम्ब्स हैं जो हर रोज अमेरिका इजराइल को दे रहा है, इसकी सप्लाई को कम कर दे या रोक दे। एक दिन के लिए भी रोक देगा तो परसों बॉम्ब फेंकने के लिए परसों इजराइल के पास फेंकने के लिए बॉम्ब नहीं होंगे। ये भ्रांति फैली हुई है कि इजराइल की आर्म्स इंडस्ट्री बहुत महान है। देखिए, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, हमारे जो एयरफोर्स के लोग भी वहां जा चुके हैं। देवनाथ जी, इसी से जुड़ा एक अपडेट साझा कर लो, उसके बाद आप ही के पास लौट के आ रही हूँ। यूएस ईरान डील पर नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट, पहला बयान, अमेरिकी ईरान डील पर नेतन्याहू का पहला बयान। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा लेबनान में इजरायली सेना डटी रहेगी, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी बनी रहेगी, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। देवनाथ जी, कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। जी मोनिका, ये टिपिकल पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है इजराइल का। इससे पहले भी पिछले 60-70 साल में जब भी इजराइल लेबनान के अंदर घुसा है, खाली नहीं करता है। वो हमेशा लिटनी रिवर तक चला जाता है, कई बार जाफरानी रिवर तक चला जाता है। 1982 में तो बेका वैली तक चले गई थी आईडीएफ, खाली नहीं करती। लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, बोला तो अमेरिका के दबाव में, क्योंकि लेबनान की बेरूत की सरकार वो बहुत हल्ला मचाती है, वो न्यूट्रल है, तो अमेरिका की दबाव में फिर फाइनली इजराइल हमेशा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस ब्लू लाइन के दक्षिण में चली जाती है। ब्लू लाइन बोला तो लेबनान और इजराइल की जो बॉर्डर है, अभी भी वो वापस जाने के लिए बाध्य होगा अमेरिका से दबाव आना। जी जी मोनिका जी, ठीक है। इजराइल की धमकी पर ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया। देखिए, इजराइल जो कह रहा है उस पर ईरान का क्या जवाब है वो बता रहे हैं। समझौते से इजराइल अगर हट गया तो अमेरिका जिम्मेदार होगा इसके लिए, समझौता निभाना अब अमेरिका का फर्ज है। ईरान ने कहा अगर समझौता टूटा तो भुगतना होगा अंजाम, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि वो गारंटी देगा। ऐसे में सिर्फ कहना नहीं, करना भी होगा, और अगर समझौता टूटा तो भुगतना होगा अंजाम, ये ईरान की तरफ से कहा गया। नासिर, बिल्कुल, देखिए मोनिका, इससे पहले भी हमने कहा कि जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है उस पे दोनों को निभानी है, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी पॉइंटर हो, उन दोनों बातों पे जो है, उन सब बातों पे दोनों कंट्रीज को जो है आगे डटे रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिस तरह से हमने देखा इससे पहले भी जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसमें भी जो टर्म्स एंड कंडीशन जिन पे बात बिगड़ी थी, उन्हीं बातों पे जो है दूसरी बार भी इक्के दुक्के जो एयर स्ट्राइक जो है वो हमें देखने को मिले। लेकिन इस बार भी अगर देखा जाएगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है, अगर कहीं पे भी कोई कंडीशन जो है टूटे तो हालात कुछ और ही हो सकता है। जो हालात हमें इससे पहले पीसफुल टॉक्स जो फेल हुए, उससे पहले जो कल तक हालात बने हुए थे पूरे मिडिल ईस्ट में, वही हालात फिर से लौट कर आ सकते हैं, जिसकी जो डायरेक्शन जो है, जिसकी पहले ईरान की तरफ से भी दी गई, और जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी तरफ से भी इस बात को पहले ही कहा गया है कि बातचीत से हटे तो हालात बद से बदतरीन हो सकते हैं। वही तस्वीर जो है ईरान की तरफ से वही स्टेटमेंट सामने आ रही है कि अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन जिस चीज की ट्रंप ने गारंटी अब तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले सिर्फ ईरान को मना रहे थे, अब तो लग रहा है कि ईरान के साथ इजराइल को भी मनाना पड़ रहा है। माथुर साहब, हाँ, ऐसा कि इजराइल को मनाना नहीं पड़ रहा, वो उनकी स्ट्रेटेजी का पॉइंट है। इसलिए इजराइल के साथ जो चल रहा है रिलेशनशिप इस तरीके की कि वो तो सारा तो अमेरिका उनको सपोर्ट करता है,
जैसा देवनाथ जी कह रहे थे वो सही बात है, सारे आर्म्स उनको अमेरिका से ही आ रहे हैं, इसलिए उनके आर्म्स रोकने से अच्छा, सबसे अच्छा है कि आपके पास जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन है आप उसको रोकिए ना। वो किससे लड़ रहा है, किस बात से लड़ रहा है? ईरान क्या, वो लेबनान लेबनान ने उसका अपॉइंट किया है आर्मी के रूप में? वो नहीं है, लेबनान की आर्मी तो है नहीं वो एक खाली आतंकवादी संगठन में घुसे बैठे हैं और वहां लोगों को मार रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो आतंकवादी कैंप बना के वो अपना बट माथुर साहब, ये जो पॉइंटर्स activities- ये जो पॉइंटर्स पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें साफ तौर पर हिजबुल्लाह तो कहीं अटैक किया ही नहीं हुआ, हिजबुल्लाह मेंशन ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लेबनान की बात हो रही है, ईरान ने कहा लेबनान पर अटैक मत करो, और हिजबुल्लाह टेक्निकली है कहाँ, लेबनान में है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो गारंटी दी गई है वो भी है कि लेबनान पर अटैक नहीं होंगे। सो कैसे इसे जस्टिफाई किया जाएगा? लेबनान पे अटैक कौन नहीं करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सप्लेन नहीं किया है। वो इजराइल का नाम तो लिया ही नहीं उसने। इजराइल अटैक भी किधर कर रहा है? इजराइल तो अंदर उनके जो प्रॉक्सीज अंदर बैठे हुए उनके अंदर घुस के उनके ऊपर अटैक कर रहा है, और वो भी ईरान लेबनान की गवर्नमेंट की मर्जी से हो रहा है। तो ये दोनों बातें थोड़े अलग अलग तरीके हैं। या तो एक्सप्लेन करें कि लेबनान की गवर्नमेंट बोले कि आप आईडीएफ वहां से हट जाए, हम आईडीएफ नहीं घुसने देंगे, तो ठीक है चलने दो आप झगड़ा, फिर उसके बाद ठीक है, फिर अगर वो घुसपैठ करते हैं तो घुसपैठ ही माने जाएंगे। दूसरा से यूनाइटेड नेशंस में क्या कर रहा है उसका भी एक भूमिका होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड के अंदर कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए थे, उसमें हिजबुल्लाह का नाम नहीं डाला है। इस तरीके से अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको लिस्ट करना जरूरी है, इसमें यूनाइटेड नेशंस को बीच में आना चाहिए, टेररिस्ट ग्रुप्स को ऑपरेट करना चाहिए। और ईरान के सामने जो है वो ये सब प्रॉक्सीज के दम पर आप ये सब दुनिया भर में उधम करते रहोगे तो आपकी इमेज हमेशा खराब बनी रहेगी, आप कभी सुधार नहीं पाओगे। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में भी जो आईआरजीसी जिस तरीके से लोगों को घेरने का काम कर रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोज में कल अगर घेराबंदी करेगा, टोल टैक्स वसूली करेगा, इसको वहां उसका जवाब मिलेगा। ये अगला टाइम वहां स्टेट ऑफ हार्मोज में भी मारा पीटी शुरू हो जाएगी। तो ये आप देखिए भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। अब ये 60 डेज का समझौता, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पैसा जो मिल रहा है, अच्छा पैसा जो है वो आपका तेल बेच के आपको पैसा मिलने वाला। ये सोचो कि डोनाल्ड ट्रंप इनको वो पैसा पकड़ा देंगे, तो ऐसा पकड़ाने वाला नहीं डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी देश को नहीं देता कोई किसी को पैसा। आपका ही तेल बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा वो आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद ही आपके देश का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट करने जो बाहर की कंपनियां आएंगी वो अमेरिकन कंपनीज हो सकती हैं, गल्फ की कोई कंट्रीज भी हो, गल्फ कंट्रीज से भी कंपनियां आ सकती हैं, तो ऐसे कहीं से भी लोग आ सकते हैं। पर यह है कि जो सारे लोग विकास के उसमें जो काम भूमिका निभाएंगे वो सारे लोग बाहर से आएंगे। और दूसरी एक चीज तो अमेरिका की कोई ध्यान नहीं प्लानिंग दे रहा की है तो कितनी रिपोर्ट्स आई भी हैं कि जितना विध्वंस हुआ युद्ध के दौरान वो सब अमेरिका ठेका लेगा ठीक कराने का, और उसके जरिए भी पैसा कमाया जाएगा। यानी कि पहले हम सब बिगाड़ेंगे, तोड़ेंगे, और उसके बाद जो नुकसान होगा उसे ठीक कराने के लिए भी आप हमें पैसे दीजिए, हम ठीक करा लेंगे। उसका पैसा आपके तेल बेच के लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें एक पॉइंट और आएगा अभी, उनका जो तेल है उसको ये लोग बेचेंगे, उसका जो तेल का पैसा आएगा उससे आपका डेवलपमेंट होने वाला है। ये कोई कहीं से एड नहीं आने वाली इनके पास। जी ठीक है। ईरान से समझौते पर ट्रंप की तरफ से एक और पोस्ट आया है, डील से पूरे मिडिल ईस्ट में शांति होगी, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। पहले के सभी राष्ट्रपति समझौता कराने में नाकाम रहे, हमने ईरान के साथ शांति समझौता किया, समझौते पर साइन के बाद बारूद सुरंग हटेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हमने ईरान के साथ शांति समझौता किया, समझौते पर साइन के बाद बारूद सुरंग हटेगी। देवनाथ जी, इस पर एक कमेंट आपका। सबसे पहले तो है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में कि किसी भी समस्या का समाधान हम बातचीत से निकालेंगे। ये 50 साल पुराना, 5000 साल पुराना नियम, बम गिराकर यानी युद्ध लड़के किसी भी समस्या का समाधान निकालना गलत बात है। ये भी 5000 साल पुरानी बात है। अब हो क्या रहा है कि अमेरिका यकीन करता है और इजराइल यकीन करता है। दुनिया में आप देखिए, बम गिरा के ही दुश्मन को डराकर बात मनवाऊंगा, सिर्फ 2 देश हैं जो कि इस पर यकीन करते हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है इजराइल। अब इजराइल जो है ये जो बॉम्बिंग कर रहा है हिजबुल्लाह की, ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल जितनी ज्यादा बॉम्बिंग करेगा, हिजबुल्लाह लेबनान में उतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। अगर आप लेबनान में जाएंगे, दक्षिण लेबनान में जाएंगे, तो दक्षिण लेबनान में वो हिजबुल्लाह को अपना सेवियर मानते हैं, अपना रक्षक। मेरे जहन में वही सवाल आ रहा था देवनाथ जी कि ये सेग्रीगेशन कैसे होगा कि हिजबुल्लाह कौन है, क्योंकि हिजबुल्लाह तो एक तरीके से विचारधारा है और लेबनान में बड़े तबके के लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो जिनका हिजबुल्लाह में विश्वास है या फिर वो जो विचारधारा वो कैरी करते हैं उसमें, तो ये सेग्रीगेशन कैसे?
मोनिका जी, जमीन पर फौजी तौर पर हिजबुल्लाह को अलग करना असंभव है, क्योंकि हर घर में दक्षिण लेबनान में हर घर में या तो पिताजी या भाई या पति या बेटा हिजबुल्लाह का एक्टिव मेंबर है या हिजबुल्लाह का सपोर्टर है। वहां बता दूं हिजबुल्लाह का डेफिनेशन क्या है। एक्टिव मेंबर मतलब उसके हाथ में हिजबुल्लाह है, AK-47 है या रॉकेट मिसाइल है। और सपोर्टर का मतलब है कि वो हिजबुल्लाह को सब तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, ऑन ग्राउंड जो 50 दूसरे काम होते हैं वो करते हैं। मैं आपको एक क्लासिक प्रोफाइल बताता हूं। जिस घर से वहां पर पिताजी हिजबुल्लाह का एक्टिव मेंबर है, पिताजी तो सुबह घर से नाश्ता करके चले जाते हैं, दोपहर को उनका बेटा या उनकी बेटी या उनकी पत्नी जाके वहां पर खाना देके आती है। तो ये हो गए सपोर्टर्स। तो वहां ये सोशल फिनोमेना है। जैसे हम सोचते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में कि भाई एक यूनिट होती है, 400 लोगों का नाम रजिस्टर में होता है, एक यूनिट का एरिया होता है कि भाई इस सड़क के उस तरफ आम के पेड़ के नीचे यूनिट है नंबर 331 इन्फेंट्री बटालियन। ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जैसे गांव में लोग हल चलाते हैं, गांव में लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, इसी तरह से गांव के लोग हिजबुल्लाह के लिए लड़ाई करते हैं। ये हिजबुल्लाह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये पश्चिमी देशों की फैलाई गई भ्रामक खबरें हैं। हर गांव में हर बच्चा, ये ध्यान से सुनने की बात है, हर गांव दक्षिण लेबनान में हर गांव में हर कस्बे में हर बच्चा, जब वो लड़के खास तौर से जब वो 12 साल के होते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि कोई लड़ाई हो रही है। 14 साल तक उसको आइडिया हो जाता है हर लड़के को कि कहीं से इजराइल के जहाज आते हैं और बम फेंक के चले जाते हैं। 16 साल की उम्र तक उसकी माँ ही बोलती है कि बेटा अब तू 16 साल का आ गया है, तेरी मूंछों पे बाल आने लगे हैं, कल से बेटा तू भी पिताजी के साथ लड़ने के लिए जाया कर। ये सब बच्चे जाते हैं, पिताजी के साथ लड़ते हैं, शाम को घर आके रोटी खाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों ने फैलाई है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं कोई ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है कि नंबर 12 मिसाइल यूनिट, और वो जाते हैं तो 3 महीने के, जैसे हम इंडिया में सोचते हैं कि हैदराबाद में सोल्जर है वो अगले 1.5 साल के लिए जैसलमेर चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने घर से निकलता है, 7-8 किलोमीटर दूर जाता है, AK-47 लेके सारा दिन बैठा रहता है, शाम को घर में आ जाते हैं, माँ या बहन प्यार से रोटी खिला देती है। तो आप इसको सेग्रीगेट करके एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही मेरा सवाल था कि इतना आसान ये कैसे लगता है इजराइल को, और इस हिसाब से तो लेबनान में आप कितने मासूमों को आपको लग रहा है हो सकता है वो ना भी हो जिनके पास AK-47 हो, आप उन्हें भी ढेर करे दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट और जरा साझा कर ले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान है, जेनेवा जाने की योजना बना रहे जेडी वेंस, और ट्रंप भी जेनेवा बैठक में शामिल हो सकते हैं। पीस डील में इजराइल भी शामिल होगा, वेंस की तरफ से कहा गया। डील से मिडिल ईस्ट को बहुत फायदा होगा, इजराइल भी शामिल होगा इस पीस डील में, ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं जेनेवा बैठक में। मनोज जी, इजराइल को तो अभी कन्विंस भी नहीं किया गया, लेकिन पीस डील में इजराइल शामिल होगा। इजराइल को शामिल होना ही पड़ेगा। जिस तरह से दबाव जो है अमेरिका का पड़ रहा है, शुरू हो गया है, बहुत तरह तरह का स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप का भी आ रहा है कि इजराइल को बात मानना चाहिए और वहाँ पे अटैक नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान का भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले समय में बढ़ेगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह को वहाँ पे जिस तरह से सहायता दिया जा रहा है, और हिजबुल्लाह हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली इजराइल के खिलाफ ही काम करता है। और ईरान में भी एक माहौल बना हुआ है जिसमें एंटी अमेरिका है, एंटी इजराइल का जो एक माहौल है उसको भी जो है कम करना पड़ेगा, तभी हम उस रीजन में पीस की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इजराइल जो है, ईरान जो है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंटिन्यूस रूप में जो है वो सपोर्ट करते रहेगा और इजराइल के लिए वो थ्रेट रहेगा, तो फिर इजराइल हमला क्यों नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल के लिए भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ईरान के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इजराइल को इस बैठक में ऐसा लग रहा है कि जरूर शामिल होगा। और एक इजराइल भी अपना सिक्योरिटी कोशिश करेगा कि ईरान के साइड से चाहे हिजबुल्लाह के साइड से इजराइल के लिए कोई खतरा ना हो। इस पे भी लगता है
की जरूर वार्ता होगी। और मनोज जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक और जरा स्टेटमेंट साझा कर ले। डील पर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री का बयान आया है। इतमार बिन गवीर का सोशल मीडिया पर पोस्ट, ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता, बेन ने कहा। इजराइल एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, ये बेन गवीर ने कहा है। ऐसे में ट्रंप का जो भी समझौता हो वो हमें बाध्य नहीं कर सकता। मनोज जी प्लीज कंटिन्यू। जितना भी इजराइल को बम मारना था ईरान पे चाहे लेबनान पे, वो मार चुका है। और एक लिमिटेशन है इजराइल का, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग इस युद्ध में हम लोगों ने देखा कि इजराइल ज़्यादातर जो है लेबनान पे ही हमला किया है, ईरान पे ज़्यादा हमला नहीं किया है। और ईरान के पास भी एक सफिशिएंट मिसाइल है जो इजराइल पे टारगेट कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर ईरान अगर चाहे तो इजराइल को कभी भी ख़त्म कर सकता है। तो स्वाभाविक है कि इजराइल भी स्ट्रांग है। और इस युद्ध में जो है एक उभरता हुआ देश के रूप में ईरान आया है, जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए। और उन्होंने एक मिडिल ईस्ट में भी एक संदेश दे दिया कि आप ईरान के साथ जो है आपको समझौता ही करना पड़ेगा। तो इस जो अभी इजराइल चूंकि अभी साइन नहीं हुआ है, वो फ्राइडे को होने वाला है। और इजराइल कोशिश करेगा कि कुछ इसमें निकले, क्योंकि इजराइल में भी इलेक्शन होने वाला है। उसमें भी नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जानते हैं कि किसी न किसी रूप में जो है नेतन्याहू ने इलेक्शन को वहाँ पे बढ़ा देता है। हाँ। ताकि युद्ध के नाम पे जिस तरह से गाजा पे उन्होंने हमला किया था और फिर जो इधर ईरान पे हमला कर दिया, इसके कारण जो इलेक्शन डेट वहाँ बढ़ा। अब वहाँ इलेक्शन भी होने वाला है, ओपोजिशन वहाँ पे स्ट्रांग है। तो ऐसा लग रहा है ये भी एक नेतन्याहू के लिए एक चैलेंजेस है कि वो अपने जनता को क्या बोलेंगे। हाँ। अपनी शुरुआत तो इसीलिए अपनी जनता को खुश करने के लिए क्या वो लेबनान पर लगातार अटैक करेगा? अपडेट जरा बता रहे। डील के ऐलान के बावजूद लेबनान पर अटैक हो रहे हैं। डील का ऐलान लेकिन लेबनान पर अटैक जारी। इजरायली सेना की दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक। लेबनान के कफ्र तिब्रित शहर में बमबारी की खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में फिर से एयर स्ट्राइक। लेबनान के कफ्र तिब्रित शहर में बमबारी। माथुर साहब, क्या ये इजराइल अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि अमेरिका कोई भी डील करे लेकिन हम अपने देश की सिक्योरिटी के लिए लगातार अटैक्स करते रहेंगे लेबनान पर, और उसी कड़ी में ये बमबारी एयर स्ट्राइक्स? ऐसा है कि इजराइल के अंदर जो वहाँ की जनता है उसकी मानसिकता बिल्कुल साफ है कि जैसे आसपास के जो देश हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, अटैक करते हैं या उसको परेशान करते हैं। उनकी कोशिश है कि उनका अस्तित्व खत्म कर दो। इनका एजेंडा साफ है, दुनिया के नक्शे से इजराइल और यूरोप को खत्म करना चाहते हैं। ये जो सोच है इन लोगों की, उस सोच के अगेंस्ट सारा देश तैयार है। उनका मानसिक रूप से बिल्कुल क्लियर है। वहाँ कोई भी आए, कोई इलेक्शन आए भी है, गलती करते हैं, एक कमजोर आदमी को बैठा दिया तो उसने बहुत गड़बड़ कर दी वहां पे। इसलिए जब से उसके बाद उसकी सिचुएशन बन रही है वो ये कि जो सामने आता है देश का वो आदमी हमेशा ऐसा ही है। माथुर साहब, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, देवनाथ जी के पास जा रही हूँ। देवनाथ जी, अब ये जो स्थिति है ये क्या किसी तरह की अड़चन पैदा कर सकती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान अब इतने ज्यादा इस डील को लेकर कंसर्न है कि उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उन पर, कि इजराइल कुछ भी कहे या फिर लेबनान पर अटैक्स होते रहे, या फिर इसका असर हो सकता है समझौते पर, डील पर? मोनिका जी, अभी फिलहाल हालत ऐसी है कि इजराइल डील का डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता, क्योंकि ईरान तो इजराइल को मान्यता नहीं देता है। तो आप किसी देश के डेलीगेट से तभी बात कर सकते हैं अगर आप उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देते हैं। दूसरी बात है कि फिलहाल ईरान भी समझ गया है कि इजराइल मानेगा नहीं और हिजबुल्लाह के ऊपर छोटे छोटे हमले करता रहेगा। तो ईरान फिलहाल ग्रेटर ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है। इसलिए ग्रेटर ऑब्जेक्टिव के तहत फिलहाल ईरान कुछ समय के लिए, एक हफ्ते के लिए, ये जो इजराइल छोटे छोटे हमले हिजबुल्लाह पे कर रहा है उनको झेलने की कोशिश करेगा, झेल जाएगा, बशर्ते ये छोटे छोटे हमले लिटानी रिवर के दक्षिण में सीमित रहे। ऑलरेडी ईरान प्लान बना रहा है कि हिजबुल्लाह को लिटानी रिवर के उत्तर में खींच लेगा। यानी हिजबुल्लाह जो है निकट भविष्य में और एक महीने के बाद आप देखेंगे हिजबुल्लाह लिटानी रिवर के दक्षिण में ब्लू लाइन की तरफ अग्रसर नहीं होगी।
तो इजराइल के साथ इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनेगी कि हिजबुल्लाह जो है लिटानी रिवर के उत्तर में चली जाएगी और आईडीएफ जो है हिजबुल्लाह को लिटानी रिवर के उत्तर में हमला नहीं करेगी। लिटानी रिवर का जो दक्षिण का एरिया है वो फिलहाल आईडीएफ के दबदबे में रहेगी। अब बताता हूं, होता यह है कि लिटानी रिवर में जहां पर भी आईडीएफ है वहां पर यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, ऑब्जर्वेशन फोर्स है, वो मॉनिटर कर रही है और हर रोज इजरायली फौजों की जो डिप्लॉयमेंट है उसको रिपोर्ट कर रही है यूनाइटेड नेशन को। तो वहां पर भारत के भी 800 ट्रुप्स हैं, बाय द वे मैं बता दूं, हमारी भी एक पूरी बटालियन वहां पर डिप्लॉयड है 800 ट्रुप्स के साथ। उनका काम है सिर्फ ऑब्जर्व करना और रिपोर्ट करना कि आईडीएफ क्या कर रही है, हिजबुल्लाह क्या कर रही है, और वो टाइमलाइन बनाते हैं कि पहले हमला किससे किया। 3 दिन से शांति थी, लेकिन आज सुबह जो धूम धड़ाका चालू हुआ एक गांव में, तो पहले किसने किया। और 90% जो रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन की जो पीस ऑब्जर्वर्स हैं कि 90% की रिपोर्ट ऐसी आती है कि 3 दिन से सब कुछ शांति था, अचानक सुबह 7 बजे धूम धड़ाका चालू हो गया। किसने किए? इजराइल ने अपने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से फायर किए। अब जब इजराइल ऐसे करता है तो हिजबुल्लाह से जवाब आता है। अब ईरान ने क्या करना है? ईरान ने ऑलरेडी हिजबुल्लाह को बोला हुआ है कि आप अपने हमलों को लेबनान के अंदर ही सीमित रखिए, यानी आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही हिजबुल्लाह उत्तर इजराइल के अंदर जो हमले कर रहा था लॉन्ग रेंज रॉकेट से, वो नहीं करेगा। हिजबुल्लाह सीमित हमले करेगा सिर्फ उन आईडीएफ की टुकड़ियों के ऊपर जो कि लिटानी रिवर पहुंच चुके हैं और गांव के अंदर जाकर वहां एक अजीब सा माहौल है। मैं अंतिम वाक्य में बोलना चाहता हूं, इजराइल ने वहां पर अपने नंबर दिए हुए हैं, के ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, अखबारों लीफलेट हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से ड्रॉप किए हुए हैं। इजराइल ने किया है कि ये टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है जी, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी हिजबुल्लाह है, आप हमें फोन कीजिए, हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। तो होता क्या है कि 2 परिवारों में आपसी रंजिश है। ये परिवार अपने पड़ोसी को नहीं पसंद करता, उनको सिर्फ इतना करना कि फोन उठाओ और मोबाइल पे बता दो कि हुजूर मेरे पड़ोसी में वो जो आम का पेड़ है उसके नीचे जो 2 टीले हैं, टीले के पास जो घर है वो हिजबुल्लाह का कमांडर का है। यकीन मानिए 20 मिनट के अंदर ही वहां आके इजराइल की एयरफोर्स बॉम्बिंग करके पूरे 4 मंजिले घर को मिट्टी में मिला के वापस चली जाती। तो एक बड़ा अजीब सा सिस्टम वहां काम कर रहा है। जब तक लोग ग्राउंड पर जाके वहां के माहौल को नहीं समझेंगे तब तक समझना मुश्किल है कि हिजबुल्लाह क्यों खत्म नहीं हो रहा। पहली चीज है, हिजबुल्लाह इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों हुआ? हाँ। वहां पर हिजबुल्लाह को जमीनी सपोर्ट है। गांव गांव में, कस्बे कस्बे में मेजॉरिटी पार्टी कौन है? हिजबुल्लाह। क्यों उनको लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? देवनाथ जी, बहुत दिलचस्प है ये जो आप पूरी जानकारी साझा की है। ग्राउंड पर एक्चुअली में क्या होता है ये समझना बहुत दिलचस्प है, लेकिन वक्त फिलहाल इतने की इजाजत देता है। फिर जुड़ेंगे और फिर से चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो डील की बात हो गई है, अब 19 तारीख को हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद 60 दिन का वक्त होगा जब डील को आगे बढ़ाया जाएगा और बाकी की जो कंडीशंस उस पर चर्चा होगी। इससे पहले ये पूर्णतः कोशिश की जा रही है कि कैसे भी माहौल खराब ना हो। अब इजराइल को कैसे कन्विंस कर लेगा अमेरिका, ये भी देखना है, इंटरेस्टिंग होगा। और वहीं ईरान किस तरीके से हिजबुल्लाह को नियंत्रित करता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।